हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। मैं अजीम खान। बेटे आज लेकर आए हैं अपन एक नया टॉपिक जिसका नाम है जैव विकास के सिद्धांत, यानी आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो देखिएगा बेटे, अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर जैव विकास, और जैव विकास को अपन 5 टॉपिकों में पूरा करने वाले हैं। मेरा पहला टॉपिक आपने कवर कर लिया, उसका नाम था ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति, जिसमें अपन ने कई सारे सिद्धांत पढ़े। और उन सिद्धांतों में बेटे लास्ट में मॉडर्न थ्योरी अपन ने पढ़ा, जिसके अंदर केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को अपन ने रीड किया। उसके बाद में दूसरा टॉपिक था हमारा एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन, यानी जैव विकास के पक्ष में प्रमाण। तो बेटे क्या क्या प्रमाण आपने याद किए? तो पहला प्रमाण अपना क्या था? आकारिकी, यानी आकारिकी से जैव विकास के पक्ष में प्रमाण। और दूसरा प्रमाण क्या था हमारा? जैवास्मिकी से जैव विकास के पक्ष में प्रमाण। तो यहां तक क्लियर। लेकिन बेटे आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो तीसरा टॉपिक होगा जैव विकास के सिद्धांत। तो बेटे जैव विकास के सिद्धांत में अपन यहां पर 2 सिद्धांत लेंगे। मेरा पहला सिद्धांत तो होगा लेमार्कवाद, और दूसरा सिद्धांत होगा डार्विनवाद। यहां आप देखिएगा कि लेमार्कवाद आपसे क्या कहेगा। तो बेटे लेमार्कवाद में भी 5 परिकल्पनाएं अपन पढ़ेंगे, है ना, 5 परिकल्पनाएं। तो वो 5 परिकल्पनाएं कौन कौन सी है? जिसमें पहले वाले आप पढ़ोगे, यानी आंतरिक बल जो होता है बेटे, यानी जो आंतरिक बल है उसका प्रभाव, या फिर आंतरिक बल जो जंतुओं के अंदर डेवलप होता है, उसके अलावा वातावरण का प्रभाव, उसके अलावा बेटे आवश्यकता का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों का प्रभाव, और एक उपयोगी अनुपयोगी अंगों का प्रभाव। ये सारे के सारे जो है क्या कहते हैं, यानी बेटे ये लेमार्कवाद के अंदर अपन परिकल्पनाएं पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में इसके कुछ एग्जाम्पल भी अपन देखेंगे, जिसमें जिराफ की गर्दन का लंबा होना है ना, सांपों के पैरों का विलुप्त होना है, उसके अलावा मानव की जो है क्या कहते हैं आंखों का विकास खराब होना, ये कई सारी चीजें इसमें एग्जाम्पल अपन यहां पर देखेंगे। लेकिन बेटे ये पूरा का पूरा सही मान्य सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इसके कुछ आलोचक भी हुए हैं। और इसका सबसे बड़ा जो आलोचक था वह था विजमान, यानी विजमान बेटे इसके हाथ धो के नहीं ना धो के पीछे पड़ गया, याद रखना। उसने क्या किया, 20 पीढ़ियों तक वह चूहे की पूंछ को काटता रहा, लेकिन फिर भी क्या देखता है कि बेटे बिना पूंछ वाले चूहे पैदा नहीं होते हैं। उसके अलावा हम रात दिन बेटे आंखों का उपयोग करते रहते हैं। तो लेमार्कवाद तो यह कहता है कि जिन अंगों का उपयोग ज्यादा होता है वह ज्यादा विकसित हो जाते हैं। तो हमारी आंखों का उपयोग सवेरे से उठते शाम तक बेटे अपन आंखों का उपयोग करते हैं, लेकिन 2G की बजाय 4G हो जाते हैं, यानी चश्मा लग जाता है, गॉगल लग जाता है। उसके अलावा बेटे यहां पर जैसे भारत में है ना, कई महिलाएं नाक कान छिदाती है, लेकिन नाक कान छिदी हुई लड़की अभी तक कोई पैदा नहीं हुई। पुरुष जो होते हैं बेटे दाढ़ी मूछ मुंडवाते हैं, है ना, लेकिन अभी तक कोई दाढ़ी बिना दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति कोई पैदा नहीं हो भी जाए तो पब्लिक जीने नहीं दे, पता नहीं कौन सी कैटेगरी का है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटे यहां पर लेमार्कवाद के कुछ अपवाद भी है, कुछ आलोचक भी हुए हैं। उसके अलावा कुछ समय बाद में नव लेमार्कवाद भी आया है। नव लेमार्कवाद के अंदर अपन जो है मैकडॉगल का एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे, उसके अंदर बेटे अपन जो है पावलोव का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन समनर का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तो आइए अपन शुरुआत करते हैं पहले सिद्धांत से, और यह सिद्धांत होगा हमारा लेमार्कवाद, यानी जैव विकास के सिद्धांत। और जैव विकास के सिद्धांतों में बेटे यहां पर अपन लेंगे सबसे पहला, यानी यहां पर ये तीसरी परिकल्पना है बेटे हमारी, जिसको अपन कहेंगे जैव विकास के सिद्धांत, यानी इसे आप याद रखिएगा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी जैव विकास के सिद्धांत क्या है, कौन कौन से सिद्धांत के अनुसार जैव विकास होता है। तो बेटे जैव विकास के सिद्धांत में सबसे पहला है हमारे पास में लेमार्किज्म। लेमार्किज्म यानी जिसको आप कहोगे लेमार्कवाद। तो लेमार्कवाद को बेटे अपन कई टॉपिकों में पूरा करेंगे। तो यहां पर मेरा पहला टॉपिक है, और वह पहला टॉपिक होगा यानी परिचय। पहला टॉपिक अपन यहां पर लेते हैं परिचय। तो परिचय के अंदर बेटे पहला पॉइंट लें कि ये दिया किसने, यानी इट गिवन बाय, ये सिद्धांत दिया किसने। तो लेमार्कवाद को जो दिया बेटे, तो ये याद रखना गिवन बाय जैन बेस्टिड लेमार्क। लेमार्क यानी ये जो सिद्धांत दिया
ये लेमार्क ने दिया। तो ये तो एक तो सीधा याद रखना कि द लेमार्कनिज्म इज द गिवन बाय द लेमार्क। लेमार्क के द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था, जिसमें लेमार्क की परिकल्पनाएं अपन पढ़ेंगे, है ना। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं बेटे, कई प्रकार के उसके आलोचक हैं, वो भी अपन यहां पर पढ़ेंगे। ये सारी चीजों को यहां पर अपन देखेंगे। तो ये सिद्धांत दिया गया लेमार्कवाद के द्वारा। बेटे लेमार्कवाद ने, यानी इसकी जो बुक थी, इसकी जो पुस्तक थी, ये याद रखना, यानी जिस पुस्तक में लेमार्कवाद का जो वर्णन किया उसका नाम है जूलॉजी, यानी फिलोसॉफिक जूलॉजिक। तो ये याद रखना बेटे, उस पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है फिलोसॉफिक यानी जूलॉजिक। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि लेमार्क ने कौन सी पुस्तक में लेमार्कवाद का वर्णन किया, तो उस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है फिलोसॉफिक जूलॉजिक। तो याद रहेगा बेटे, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। कई सारी पुस्तकें हैं, लिनियस की भी कई सारी पुस्तकें हैं, है ना, डार्विन की भी अपनी खुद की पुस्तक होती है। तो उसी तरह से लेमार्कवाद में लेमार्क ने जिस पुस्तक में इस वाद को जो है क्या कहते हैं रिटर्न किया, लिखा, तो उस पुस्तक का नाम है, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। यानी इसको इसी तरह से याद रखेंगे आप, फिलोसॉफिक जूलॉजिक, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। तो एक तो ये याद रखना बेटे, इसकी पुस्तक का नाम याद हो गया। अब इसका सिद्धांत क्या है, यानी इसका सिद्धांत क्या है वो अपन यहां पर देखेंगे। यानी इसका सिद्धांत यानी थ्योरी, सिद्धांत, लेमार्कवाद का सिद्धांत, यानी इसकी थ्योरी का नेम क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो लेमार्कवाद ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया बेटे, उसका नाम था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये याद रखना, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, यानी इसको आप कहेंगे उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत, वंशागति सिद्धांत। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी ये बेटे इसका नाम है। तो ये 3 पॉइंट तो आपको शुरू में याद रखना है कि इस थ्योरी को दिया किसने, तो बेटे याद रखना इस थ्योरी को दिया लेमार्क ने। तो ये तो सीधा सा याद है, लेमार्कवाद किसके द्वारा दिया गया, तो जवाब है यानी लेमार्क के द्वारा। लेकिन आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है कि लेमार्कवाद की जो है पुस्तक है जिसके अंदर इसका वर्णन किया गया, तो उस पुस्तक का नाम है फिलोसॉफिक जूलॉजिक। क्या याद है बच्चों, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। उसके बाद में इस सिद्धांत का क्या नाम है, लेमार्कनिज्म जो दिया गया, लेमार्कवाद जो दिया गया, उसका सिद्धांत था बेटे, तो उसका नाम है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब ये उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, तो बेटे याद रखना ऐसे लक्षण जो जन्म के बाद में अर्जित किए जाते हैं, जन्म के बाद में वातावरणीय प्रभाव के कारण या आवश्यकता के प्रभाव के कारण या आंतरिक बल के कारण, इंटरनल फोर्स जिसको अपन कहेंगे इंटरनल वाइटल फोर्स, आंतरिक जैव बल जो होता है बेटे, इन सब प्रभावों के कारण कोई सजीव अगर लक्षण उसके अंदर नए लक्षण प्रकट होते हैं, तो जन्म के बाद में उत्पन्न होने वाले लक्षण, ये लक्षण कहलाते हैं उपार्जित लक्षण। और ये उपार्जित लक्षण जो होते हैं, इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना, इन्हें वंशागति कहते हैं। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये इस लेमार्कवाद के सिद्धांत का नाम है। तो मेरा पहला टॉपिक तो आपको याद हो गया होगा, यानी इसको अपने किस रूप में चुना, परिचय के रूप में। तो याद रखना बेटे, पहला टॉपिक तो मेरा परिचय। परिचय में आपको मात्र 3 पॉइंट याद करना है। दिया किसने लेमार्कवाद, तो लेमार्क ने दिया। इसकी पुस्तक का नाम क्या है,
फिलोसॉफिक जूलॉजी इसकी पुस्तक का नाम है, और इसके सिद्धांत का नाम क्या है, तो उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत। तो याद रखना, उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत। अब इसके सेकंड नंबर पर आते हैं, तो बेटे इसकी परिकल्पनाएं क्या होती है, यानी इसका दूसरा पार्ट अपन लेंगे, तो लेमार्कवाद की परिकल्पनाएं, यानी सेकंड पार्ट जो होगा इसका वह होगा लेमार्कवाद की परिकल्पनाएं। लेमार्कवाद की परिकल्पनाएं यानी हाइपोथेसिस ऑफ लेमार्किनिज्म। याद रखें बेटे, हाइपोथेसिस ऑफ लेमार्किनिज्म, हाइपोथेसिस ऑफ लेमार्किज्म। अब देखते हैं कि कौन सी इसकी परिकल्पना है। तो पहली परिकल्पना जो आपको डायग्राम में दिख रही है बेटे, ये मैं यहां पे ले रहा हूं आवश्यकता का प्रभाव। पहला मैं यहां पे ले रहा हूं आवश्यकता का प्रभाव। ये हमारे पास में पहली कल्पना है, यानी इफेक्ट ऑफ नीड। पहली परिकल्पना में ले रहा हूं इफेक्ट ऑफ नीड, यह याद रखना। यानी पहली परिकल्पना इसकी है आवश्यकता का प्रभाव। तो आवश्यकता का प्रभाव क्या है, तो यहां पर आप देखिएगा बेटे कि जो जंतु जिस वातावरण में रहता है उसको वहां पर जो है उस वातावरण के अनुसार जो कुछ अंगों की आवश्यकता होती है, जैसे कोई जलीय पक्षी है ना, जलीय पक्षी। तो जलीय पक्षी जो है बेटे जिस वातावरण में रहेगा वहां पर उसमें वैसे ही होंगे। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये जिराफ है। तो इसको क्या आवश्यकता पड़ी थी कि बेटे यहां पर आप देखो आवश्यकता का प्रभाव में पहले देख लो कि यहां पर ये जिराफ है। तो जिराफ पहले बेटे ध्यान रखो कि ये ध्यान छोटी छोटी वनस्पतियों पर निर्भर रहना पड़ा। उसके बाद में फिर थोड़ी सी वनस्पति यहां पर ये थोड़ी यहाँ की वनस्पति खत्म हो गई तो इसे ऊंची पर निर्भर रहना पड़ा, तो इसकी गर्दन थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई। फिर वनस्पति यहाँ की भी खत्म हो गई, यहाँ की वनस्पति, तो इसकी गर्दन और ज्यादा लंबी हो गई। उसके बाद में फिर यहाँ से भी वनस्पति खत्म हो गई बेटे, तो इसकी गर्दन और ज्यादा लंबी हो गई। और फिर यहां से भी खत्म हो गई, यहां से भी खत्म हो गई, तो इसकी गर्दन और ज्यादा लंबी हो गई। और साथ में पैर भी आप देखिएगा कि इसके पैर यहाँ पर इतने बड़े हैं, यहाँ पर ये इतने बड़े हैं और यहाँ पर ये इतने बड़े हैं। तो आप यहाँ पर देख लो कि ये है आवश्यकता का प्रभाव। तो आवश्यकता के प्रभाव में क्या हुआ कि पहले ये जो जिराफ आपको नजर आ रहा है ना बेटे, ये पहले गधे के जैसा था, छोटा था, ध्यान रखना। उसके बाद में ये वहां की वनस्पति को यूज लेता था, लेकिन धीरे धीरे बेटे छोटे छोटे पेड़ों की वनस्पति खत्म हो गई, तो इसे बड़े पेड़ों पर निर्भर रहना पड़ा। तो ऊंची टहनियों को खाने के लिए यह बार बार अपनी गर्दन का प्रयोग करता रहा और अगले पैरों का भी प्रयोग करता रहा। तो फिर धीरे धीरे बेटे गर्दन और अगले पैर इसके बड़े होते गए। तो वातावरणीय ध्यान रखना कि कोई सजीव जो होता है वह आवश्यकता के अनुसार उसके नए अंगों का विकास होता है। तो यहां अपन देख लें कि इसमें यहां पर बेटे आवश्यकता के अनुसार, इसमें याद रखना आवश्यकता के अनुसार नए अंगों का निर्माण होता है, नए अंगों का निर्माण होता है। आवश्यकता के अनुसार नए अंगों का निर्माण होता है। तो यहां पर बेटे, और इसका एग्जाम्पल आप यहां पर लोगे, यानी जिराफ, एग्जाम्पल यानी जिराफ की गर्दन का लंबा होना, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। तो एक इसका उदाहरण है बेटे, यानी आवश्यकता का प्रभाव। आवश्यकता के अनुसार बेटे क्या होगा कि जो है क्या कहते हैं, कुछ अंगों का विकास होता है ना, अंगों का निर्माण होना या फिर अंगों का क्या होना बेटे, विकास होना। तो ये आवश्यकता के प्रभाव में आता है, और इसका एग्जाम्पल है जिराफ की गर्दन का लंबा होना। कैसे याद करोगे कि जिराफ पहले छोटा सा प्राणी था बेटे, यानी न्यू मान लो आप डॉग या गधे के जैसा ये प्राणी था। ये जिस वातावरण में रहता था वहां पर ये घास फूस खाता था। धीरे धीरे घास फूस बेटे खत्म हो गई, तो इसको थोड़ी झाड़ियों पर
निर्भर रहना पड़ा, फिर वो खत्म हो गई तो ऊंची झाड़ियों पर निर्भर रहना पड़ा, वो खत्म हो गई तो और ऊंची झाड़ियों पर निर्भर रहना पड़ा। तो धीरे धीरे क्या देखते हैं कि ये लेमार्क कहता है बेटे, ये कोई और नहीं कह रहा, ओनली लेमार्क की हाइपोथेसिस, नाम मैं बता रहा हूं ना कोई वैज्ञानिक, लेमार्क ने ऐसा कहा था कि धीरे धीरे जब वनस्पति कम होती गई तो उसे ऊंची टहनियों पर निर्भर रहना पड़ा। तो जब बार बार उसको इसकी आवश्यकता हुई कि गर्दन लंबी होगी तो बेटे वो टहनियों तक पहुंचेगा, पैर लंबे होंगे तो वो टहनियों तक पहुंचेगा, तो आवश्यकता के अनुसार उसकी गर्दन और उसके अगले पैर लंबे होते गए। तो इस तरह से ये जिराफ का उदाहरण है। दूसरी परिकल्पना पर अपन आएंगे बेटे, इसकी सेकेंड हाइपोथेसिस जो होगी, सेकेंड हाइपोथेसिस वो होगी बेटे इसकी, यानी नंबर टू इंटरनल वाइटल फोर्स, यानी इसको आप कहोगे आंतरिक जैव बल, आंतरिक जैव बल, आंतरिक जैव बल। अब यह आंतरिक जैव बल क्या होता है, ये इसमें आपको यहां पर देखना है। आंतरिक जैव बल यानी लेमार्क क्या कहता है कि प्रत्येक सजीव के अंदर एक आंतरिक जैव बल होता है बेटे, जो नए अंगों के विकास और शरीर वृद्धि में मदद करता है या प्रेरित करता है। तो यहां आप लिख सकते हैं, यानी लेमार्क के अनुसार प्रत्येक सजीव में, ध्यान रखना बेटे, प्रत्येक सजीव में आंतरिक, ये ध्यान रखना, प्रत्येक सजीव में आंतरिक जैव बल होता है, प्रत्येक सजीव में आंतरिक जैव बल होता है, आंतरिक जैव बल होता है जो नए अंगों के विकास, नए अंगों के विकास, नए अंगों के विकास और शरीर वृद्धि को प्रेरित करता है, शरीर वृद्धि को प्रेरित करता है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, शरीर वृद्धि को प्रेरित करता है। तो बेटे आंतरिक जैव बल क्या कहता है कि लेमार्क के अनुसार प्रत्येक सजीव के अंदर, यानी हमारे अंदर, और ये अपन देखते भी हैं बेटे कि कोई न कोई ऐसी क्षमता है हमारे शरीर में, तो हमें हमारे शरीर को वृद्धि को प्रेरित करती है और साथ में नए अंगों के विकास को प्रेरित करती है। तो ये जो आंतरिक वाइटल फोर्स हाइपोथेसिस है लेमार्कवाद की दूसरी परिकल्पना, तो बेटे ये परिकल्पना ये बताती है कि प्रत्येक सजीव के अंदर कोई ऐसी इंटरनल शक्ति मौजूद है, कोई ऐसी आंतरिक शक्ति मौजूद है जिसके आधार पर उस सजीव की शरीर में वृद्धि भी होती है और साथ में नए अंगों का विकास भी होता है। तो ये कहते हैं बेटे हमारे पास में इंटरनल वाइटल फोर्स, आंतरिक जैव बल। तो याद रखना लेमार्कवाद के अनुसार प्रत्येक सजीव के अंदर इंटरनल फोर्स होता है और यह इंटरनल फोर्स क्या करता है कि उसके शरीर के भीतर जो अंग है उसमें वृद्धि को या उसके विकास को प्रेरित करेगा और साथ में वृद्धि को भी प्रेरित करेगा। तो यह था हमारे पास में यानी इंटरनल वाइटल फोर्स। इसके बाद में दूसरी परिकल्पना पर अपन चलते हैं, तीसरी परिकल्पना जो यहां पर आपको याद रखनी बच्चों, और यह तीसरी परिकल्पना है यानी इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तीसरी परिकल्पना है वह है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी इसको आप क्या कहेंगे, वातावरण का प्रभाव। इसको आप लिख सकते हैं वातावरण, वातावरण का प्रभाव, वातावरण का प्रभाव। तो ये यहां पर ध्यान रखना इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट यानी वातावरण का प्रभाव। तो यहां आप देखो कि बेटे ये आपको क्या बता रहा है कि लेमार्कवाद के अनुसार, बेटे लेमार्कवाद के अनुसार वातावरण के प्रभाव के कारण सजीव के नए अंगों का विकास होता है। यानी सजीव को जिस वातावरण में रखेंगे उस वातावरण के अनुसार उसके शरीर की संरचना में बदलाव आएगा या उसके अंगों में बदलाव आएगा। जैसे बेटा आप देखो कि मछलियां अगर मान लो जल में तैरती है
तो फिर वहां पर फिन विकसित हो गए, है ना। उसके अलावा पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो उनके पंख विकसित हो गए, है ना। जो जलीय पक्षी बेटे जल में तैरते हैं तो उनके पंजों के बीच में जो है जाल विकसित हो गया। तो ये किसके प्रभाव के कारण? ऊंट जो है बेटे वो रेगिस्तान में दौड़ता है तो ऊंट के पैरों के नीचे जो है, क्योंकि रेत में दौड़ता है बेटे वो, तो उसके पैरों के नीचे गद्दियां विकसित हो गई। ऐसा तो नहीं है ना जैसे घोड़ा है बेटे वो हार्ड सरफेस पर भी दौड़ता है तो उसके पैरों में गद्दियां विकसित नहीं हुई, ध्यान रखना। लेकिन ऊंट चूंकि रेगिस्तानी जहाज है तो ये रेगिस्तान में रेत के ऊपर बेटे दौड़ता है तो उसके पैर कैसे हो गए? गद्दीदार हो गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सजीव जैसे वातावरण में वह रहता है तो उस वातावरण के अनुसार उसके शरीर के अंगों में बदलाव आता है, तो इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। तो यहां पर लिखिएगा वातावरणीय प्रभाव के कारण, वातावरणीय प्रभाव के कारण नए अंगों का विकास होना, नए अंगों का विकास होना, नए अंगों का विकास होना। तो बेटे ये परिकल्पना में आपको क्या याद रखना है कि वातावरणीय प्रभाव के कारण सजीव के नए अंगों का विकास होता है। यानी ये आप याद रख लेते हैं कि सजीव जैसे वातावरण में रहता है, सजीव जैसे वातावरण में रहता है उसी वातावरण के अनुसार, उसी वातावरण के अनुसार उसके अंगों की संरचना में बदलाव आता है। के अनुसार उसके अंगों की संरचना में बदलाव आता है, बदलाव आता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे, यानी जो है वातावरणीय प्रभाव के कारण नए अंगों का विकास होना, यह तो इसका प्रभाव है, याद रखना। और वातावरण यानी सजीव, ध्यान रखना बेटे, सजीव जैसे वातावरण में रहता है उसी वातावरण के अनुसार उसके अंगों की संरचना में बदलाव आता है। जैसे एग्जाम्पल अपन दे दे बेटे, यानी जलीय पक्षी, यहां पर याद रखना, इस जलीय पक्षी के पैरों में जाल का विकास, के पैरों में जाल का विकास। तो ये आप याद रख लें कि जलीय पक्षियों के पैरों में जाल का विकास। तो बच्चों एक बार और देख ले ध्यान से कि यहां पर दूसरी के अलावा तीसरी परिकल्पना है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी हिंदी में क्या याद करोगे? वातावरण का प्रभाव। तो ये तो आप देख लो कि बेटे हम जैसे वातावरण में रहेंगे हमें वैसा ही प्रभाव पड़ता है। ये डिपेंड करता है, ये भी तो कहता है ना घर का वातावरण कैसा है, उसके घर का वातावरण ऐसा है, आप जहां पढ़ते हो वहां का वातावरण कैसा है। तो ये याद रख लेना बेटे, तुम जैसे वातावरण में रहोगे वैसे वातावरण का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। अगर तुम अच्छे दोस्तों के साथ रहोगे तो एक तरह से अच्छी पढ़ाई करोगे, और बेटे अगर आप जो है बुरे दोस्तों के साथ रहोगे तो बुराई ही आपके हाथ लगेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो है तभी तो कहते हैं ना बेटे बिग थॉट ऑफ द बिग मैजिक, या जो व्यक्ति जैसे वातावरण में रहेगा उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। यानी कहते हैं कोयले के हाथ में जो है मतलब कोयले में हाथ देंगे तो बेटे काले तो होंगे से, क्योंकि कोयले का वातावरण ब्लैक है। तो यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बेटे कोई भी सजीव जिस वातावरण में रहेगा, जिस वातावरण के अंदर वह रहता है उसी वातावरण के अनुसार उसके शरीर की संरचना या उसके जो अंग है उसी वातावरण के अनुसार उनमें बदलाव आता है। मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपको बताए, जैसे जलीय पक्षी है। अब जलीय पक्षी बेटे जल में रहता है तो उसको तैरने, वहां पर तैरेगा तो बेटे तैरेगा तो उसके पिछले पैरों में जाल विकसित हो जाता है। मछलियां जल में तैरती है तो वहां उनमें पंख विकसित हो गए, है ना। उसके अलावा बेटे जैसे ऊंट है रेगिस्तान में रहता है, तो रेगिस्तान में रहता है तो बेटे जो है उसके पैरों के नीचे गद्दियां विकसित हो गई। तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रत्येक सजीव के विकास में, प्रत्येक शरीर के अंगों की संरचना में वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। यह कौन बता रहा है? लेमार्क। तो अच्छा रिपीट करो बच्चों कि अपन लेमार्कवाद पढ़ रहे हैं। लेमार्कवाद का दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं परिकल्पनाएं। तो कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि लेमार्कवाद की कितनी परिकल्पनाएं हैं, तो 5 परिकल्पनाएं
परिकल्पना आप पढ़ोगे तो पहली परिकल्पना तो याद है ना, क्या थी हमारे पास में, आवश्यकता का प्रभाव। तो याद हो गया कि सजीव को जैसे जैसे आवश्यकता होगी वैसे वैसे उसके शरीर के अंगों में बदलाव आएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या दिया अपन ने, यानी जो है जिराफ की गर्दन का लंबा होना। दूसरा था बेटे आंतरिक जैव बल। तो इसमें तो हम सब आते हैं इसके उदाहरण में, क्योंकि प्रत्येक सजीव के अंदर ऐसा आंतरिक बल मौजूद होता है जो उसके भीतर अंगों के विकास को प्रेरित करता है, या वो जो है उसके शरीर की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो यह था आंतरिक बल, और यह सभी के अंदर होता है, याद रखना। तीसरी परिकल्पना जो आपने देखी वह है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी वातावरण का प्रभाव। तो बेटो यहां पर आप देख लीजिएगा कि वातावरण के प्रभाव में आपको कैसे याद करना है कि वातावरण के प्रभाव के कारण शरीर के अंगों का विकास होता है ना। जो सजीव जिस वातावरण में रहेगा उस वातावरण के अनुसार ही उसके अंगों में बदलाव आएगा। यहां तक क्लियर। और इसके एग्जाम्पल भी अपन यहां पर दे चुके हैं।